कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, बाल विकास के नाम से जानते हैं, पेडागोजी भी इसमें इंक्लूड होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। आज हमारी क्लास 7 है। इससे पहले हमने आपके लिए 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। यूपी टेट रीट 2021 की जो डेट अनाउंस हो गई है टेट की, यूपी टेट की डेट अनाउंस होने में समय है, लेकिन रीट की डेट अनाउंस हो गई है। उसके बाद एच पी टेट की डेट अनाउंस हो गई है, हिमाचल प्रदेश टेट की। उत्तराखंड टेट की डेट अनाउंस हो गई है। तो जिस भी टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टेट के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों को इसमें हम निकाल के लाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को चुन के लाए हैं। तो ये लेवल फर्स्ट लेवल सेकेंड दोनों के लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो किसी भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट्स चाहिए तो 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम सब सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी पिछले एग्जामों में पूछे गए, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए, जैसे कि पंजाब टेट में पूछे गए, यूपी टेट में पूछे गए, उत्तराखंड टेट में पूछे गए, रीट में पूछे गए। तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे, यही हमारी कामना है। इसीलिए हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व मैच्योरिटी की बात हो रही है। परिपक्व जिसको हम मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं, नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संवेदी संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था, संवेदी की सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं हम, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन यहाँ पर समझने वाली बात आपको है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास यहाँ पर मिसिंग है, प्रिंट मिसिंग है। पेपर फर्स्ट होगा तो पेपर सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर पेपर सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये पेपर से फर्स्ट है 1 to 5 के लिए, ठीक है। 2 फरवरी 2016 को, 2 फरवरी 2016 को क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए, उसके बाद हम आपको डील करके बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। जल्दी कीजिए, आप कमेंट में बताइए आपने 10 में से कितने बेहतर स्कोर कर पाए। तभी हमको समझ आती है कि आपकी क्या हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ताकि आपको आपके बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन हो सके। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए आप। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। प्रतिक्रिया अगर आप देते हैं तो हमें बेहतर अच्छा लगता है, तभी हमको समझ आती है कि हमारी मेहनत आप तक कितनी बेहतर तरीके से सब पहुंच पाई है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की फॉर्मल कॉन्क्रीट स्टेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आपको इंग्लिश याद रखेंगे तो आपको आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नामों से हिंदी में नाम बहुत सारे चेंज होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया 2-3 क्वेश्चन आए थे जैसे जो इसी बेस पे आए थे, लेकिन सभी के हिंदी अलग है लेकिन इंग्लिश सेम होते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसके बारे में कुछ बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्यों पूछा, क्वेश्चन कैसे आया? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। सिद्धांत अमूर्त तर्क, जो बच्चा अमूर्त तर्क कर सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जो अपने मानसिक संरचनाओं के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना, मतलब एक्स्ट्रा सोचना, अपने सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस सोचना, आउट ऑफ बुक सोचना, वो तो अमूर्त होती है। जिसको परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है उसमें से, जो वो सोचते हैं वो लगभग 99% 90% तो सही होंगे। क्यों? उस जो क्रिएटिविटी के आधार पे नहीं सोचते, क्रिएटिविटी के आधार पे जरूर सोचते हैं, लेकिन उस सोच में उसकी मैच्योरिटी होती है, परिपक्व होती है, वो बेहतर सोच सकते हैं। ये कौन सी अवस्था की बात है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे मूर्त है। मूर्त हमने आपको ये बता दिया था पिछले वीडियो में। संवेदी प्रेरक अवस्था, ये तो बचपन वाली बात है, 0 से 2 वर्ष की बात है। यहाँ पे 7 से 11 वर्ष वाली बात है, ये तो होगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है।
सही बात है, इसकी मैंने लेक्चर वीडियो में आपको डिटेलिंग करके बताया है कि आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किस वजह से, किस बातों से उनकी आलोचना लगातार होती रहती है? ये क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। ऑप्शन बी है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं है। ऑप्शन सी है, कोहलबर्ग यहाँ पर कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रयोग सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों का अधिक आधारित रखा है। सीटेट 2016 पेपर सेकंड पूछा गया 6 to 8 वाले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के क्वेश्चन जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो आलोचनात्मक होती है, किस वजह से होती है? चलिए, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा तक पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत की कॉपी की है, उसे दोहराया है। उसे इसलिए तो क्यों दोहराया है, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है, नैतिक विकास के सिद्धांत के आधार पर नैतिक यथार्थवादी सिद्धांत भी आता है, नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत आता है, जो पूर्व परंपरागत और परंपरागत, जैसे कि आपको पता है पूर्व परंपरागत या फिर परंपरागत, जैसे कि आपको पता है पहले पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक और पूर्व संक्रियात्मक और यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कोहलबर्ग ने दिए कोहलबर्ग ने नहीं, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं दिया है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। उसी को दोहराते हुए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी अवस्था दी है? पूर्व परंपरागत अवस्था दी है और परंपरागत अवस्था दी है। दोनों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं लगभग मैच करते हैं, क्योंकि पियाजे से सबसे पहले पियाजे महोदय ने इसको दिया, उसी को दोहराने की कोशिश कोहलबर्ग महोदय ने किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं तो आपको मैं क्लियर बार बार कहता हूँ, आपको लेक्चर वीडियो देखने होंगे। लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपका माइंड से बाहर चले जाएंगे, नहीं समझ आएंगी, लेकिन अगर आप लेक्चर वीडियो अटेंड करते हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के समाज समाज संरचना सिद्धांत दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के नाते आप बच्चों में आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे, कौन सी विधि को प्रायोरिटी देंगे? ऑप्शन ए है सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन सी है मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। यहाँ पे सीटेट पेपर फर्स्ट 1 to 5 18 सितंबर 2016 को क्वेश्चन पूछा गया। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी, आपको प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर करनी होगी, ऐसा नहीं चलेगा आपको। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। सहयोगी का मतलब होता है बच्चे इसमें सक्रिय, प्रोजेक्ट में क्या होता है, बच्चे सक्रिय एक्टिव होते हैं, पहली बात है। दूसरी, जब सहयोगी की बात आती है, सहयोग में एक नहीं, वहाँ पर एक से अनेक बच्चे होते हैं जो आपस में सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो लेव वाइगोस्की सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे। सामाजिक संरचना का मतलब तो वही होता है कि समाज के मूल्यों को निर्धारण करने के साथ साथ आपस में सहयोगात्मक विधि के विधि को अपनाकर बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपनी सामाजिक संकल्पनाओं के प्रति बेहतर से बेहतर किया जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके और से बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि निर्भरता के आधार पर होती है, सहयोगिता के आधार पर होते हैं, विश्वास के आधार पर होती है, संज्ञानात्मक विकास के आधार पर होती है, व्यक्तियों के दृढ़ निश्चयों के आधार पर होती है, बहुत सारी इसकी आधार मानी जाती है। लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सहयोग प्रोजेक्ट विधि। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास के चरण। ऑप्शन डी है नैतिक विकास के चरण। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5
21 फरवरी 2016। क्वेश्चन सोचने वाली बात है। नहीं, क्यों सोचेंगे इस तरीके से क्वेश्चन? आपको मैंने लेक्चर वीडियो में कई बार रिपीट करके बताया, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने ना तो संवेगात्मक दिया है, ना संज्ञानात्मक दिया है, ना ही शारीरिक दिया है। तो क्या दिया है? एक ऑप्शन देख के आप जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन दिया है? जल्दी आंसर बताइए आप। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया? हमने आपको बता दिया क्या दिया है, वो आपको बताना है। कोई सोचने वाली बात है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। कोई दिक्कत है? सोचने वाली बात है। आप सोचने के बाद भी कमेंट बहुत लेट से करते हैं, जिसमें से पूर्व परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, बहुत सारे स्तरों को इन्होंने डिस्क्राइब किया था वहाँ पे नैतिकता के मामले में। इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड में नहीं दिए तो क्या फ़ायदा आपको लेक्चर वीडियो देखे या फिर अपनी प्रिपरेशन करके? तो लगता है अगर ऐसे क्वेश्चन का अगर आंसर आप नहीं दे पाते हैं, आप अपने मन में ठान लीजिएगा आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आप मेहनत कीजिए। आपको नोट्स लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूँ, 7634993536। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तीसरा नंबर की अवस्था पूछा गया है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर है। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी है संवेदी गामक अवस्था। जिन प्याजे के बारे में हमने आपको कई बार बताए हैं कि जिन प्याजे के 4 अवस्थाओं में आपको सीरियल वाइज ऐड कीजिए। सीरियल वाइज आप अगर 4 बातें अगर याद रहती होंगी, आपको रह जाएंगी, तो आपको आराम से कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई इस तरीके से कॉन्सेप्ट में आप कहीं नहीं फंसने वाले हो। अगर आपको याद होगा तो जल्दी कमेंट में बताइए, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसका राइट आंसर। कितने नंबर की अवस्था पूछा गया जिन प्याजे ने? तीसरे नंबर की अवस्था क्या पूछा गया? पहली क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 नंबर है, ठीक है। ये 1 नंबर है। ये सॉरी, ये 2 नंबर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और बचा क्या? 3 3 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है। कोई दिक्कत है? नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए आंसर बताइए इसका राइट कमेंट कमेंट कर कीजिए कि आपके कितने बेहतर हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोस्की ने कहा बच्चे स्वयं से अपने आप क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का नहीं मेंशन किया हुआ क्यों कब का है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। क्या बच्चे इसलिए बोलते हैं कि बड़े उसको ध्यान से देखें, बड़े उस पर नज़र रखें, बड़े की क्यूरियोसिटी बच्चे पर पड़े, फोकस बच्चे पर पड़े? क्या इसलिए बच्चे बोलते हैं? ऑप्शन बी देखते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। क्या बच्चे स्वभाव से बहुत बकबक करने वाले होते हैं? जैसे मैं आपको बकबक करके हमेशा कंफ्यूज सॉरी मैं आपको बकबक करके सारी कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ और डिटेलिंग कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फुल डिस्क्राइब। तो ये मेरी बकबक ही तो है। ऑप्शन सी है बच्चे अकेंद्रिता होते हैं। ऑप्शन डी है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? किसने कहा था? वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था बच्चों के बारे में? राइट आंसर जल्दी बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, आप फिर भी अपना राइट आंसर नहीं दे पाते हैं। आप हो या कोई और, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझें।
अपने कार्य को समझें, अपने कार्य को एक दिशा दें, अपने कार्य को एक लक्ष्य बनाएं। अपने चीज़ों को समझने के बाद आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें, क्वेश्चन के पैटर्न को समझें, ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। इसीलिए तो हम आपको बोल के समझा रहे हैं। पहले भी आपने किसी चीज़ को लिए, अगर मान लिया आपको खाना मांगना हो तो आप खाना मांग सकते थे। तो खाने अगर भूख लगी है तो आपको मांगनी पड़ेगी, अपने कार्य को दिशा देनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत करने के लिए बोलते तो हैं, बिना बोलने से हर काम नहीं होती, क्योंकि आप बहुत बच्चे नहीं रहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज वाले बच्चे तो है नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगी। किसी कार्य को बोल इसलिए बच्चे बोलते हैं, किसी कार्य को दिशा दे सके। मान लीजिए आपको पूरब को पूरब बोलेंगे तभी तो समझ आएंगी कि ये पूरब पूरब है, वरना पश्चिम पूरब को पश्चिम अगर इशारे करेंगे तो आप समझ आएंगी नहीं आने वाली है। बोलना हमारी मूलभूत भूत कार्यों में से एक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा डैश नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। ऑप्शन ए है पाश्य पारस्परिक पारस्परिक, ऑप्शन बी है औपचारिक पारस्परिक, ऑप्शन सी है पूर्व पारस्परिक, ऑप्शन डी है पारस्परिक। यहाँ पे चलिए देखते हैं। एम स्टेट 21 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई सोचने वाली बात है, पास्ट पारस्परिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक के साथ साथ बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। वही तो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी है रोजर्स, ऑप्शन नंबर सी है बंडूरा, ऑप्शन नंबर डी है प्याजे। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? एच एस टेट 2018 10 फरवरी 2019। वहीं ये दो दो क्वेश्चन 2019 से 18 में, ये तो 18 पूछेगा तो 19 पूछेगा 10 फरवरी। एच एस में पूछा गया और दो दो दूसरी बार पूछा गया, मतलब एक ही एग्जाम में एक ही स्टेट में डबल डबल पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। हमने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था बच्चे दुनिया के नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। किसने कहा था नन्हे वैज्ञानिक के बारे में? प्याजे साहब ने कहा था। तो वही तो है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ रखते हैं। कोई दिक्कत है? सोचने वाली बात है? नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन तो हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुभवी अधिगम डैश है। ऑप्शन नंबर ए है सामग्री संकलन, ऑप्शन बी है मूल याद करना रखना, ऑप्शन सी है सक्रिय अधिगम, ऑप्शन डी है एकाग्रता से पढ़ना। एम स्टेट 5 मार्च 2019 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इसका राइट आंसर, अगर आपने वीडियो लगातार देख रहे हैं, अगर कभी कभी आपके लिए मैं ये बता दूं, मैं इसलिए आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ, पूरी डिटेलिंग में। आप लेक्चर वीडियो अगर नहीं भी देख पा रहे, आपके पास समय कम होती है तो आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आपके पास उतनी एग्जाम नज़दीक है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्वेश्चन को लगातार देखेंगे तो क्वेश्चन के द्वारा ही तो डिटेलिंग में आप समझ जाएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम क्या है? प्रभावी अधिगम के बारे में आप खुद समझिए क्या होंगे। सामग्री का संकलन होगा, मूल मूल याद करना होगा, सक्रिय अधिगम होगा, या एकाग्रता से पढ़ना होगा? क्या होगा आपका अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखता है, सक्रिय अधिगम, एक्टिव। किसी चीज में एक्टिव रहेंगे तभी तो प्रभावी होंगे। किसी चीज में आप एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, लगातार रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे, तभी तो आप प्रभावी ढंग से करेंगे। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? डेली बाय डेली करेंगे, घंटों, क्या फिर वीकली करेंगे, मंथली करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सक्रिय अधिगम तभी हो पाएगा जब आप, प्रभावी अधिगम तभी हो पाएगा जब आप एक्टिव होंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मैं नंबर बता दूं आपको, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।